देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ये साउथ की है। साउथ के एक एस्ट्रोलॉजर थे श्री कृष्णमूर्ति जी। उनके द्वारा जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले काफ़ी काम किया गया। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब उन्होंने काम किया तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता था, राशियों का यूज़ किया जाता था। फिर राशियों को आगे जो है डिवाइड किया गया, यानी टोटल 12 राशियां होती थी। अभी भी 12 राशियां चलती हैं। इन 12 राशियों के अंदर प्रेडिक्शन किया जाता था। फिर थोड़ा सा और डीप जाने के लिए इन 12 जो राशियां थी इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया 27 नक्षत्रों में। राशियों के आगे डिवाइडेशन किया गया नक्षत्रों में। कैसे किया गया अभी हम पढ़ेंगे। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे आई? जब 27 नक्षत्रों में डिवीजन किया गया तो ये देखा गया कि भाई किसी बर्थ टाइम को अगर लिया जाए तो उस बर्थ टाइम के अंदर जो नक्षत्र होता है, एक दिन में जो नक्षत्र है ना वो चेंज होता है, यानी पूरे दिन एक ही नक्षत्र रहता है। उस एक दिन में अगर इतने लोग पैदा हो रहे हैं, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनका भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, इन 27 नक्षत्रों को आगे डिवाइड कर दिया, यानी इन 27 नक्षत्रों के आगे टुकड़े कर दिए, जिसको हम सब लोड बोलते हैं या उप नक्षत्र बोलते हैं। पहले 12 राशियां थी, फिर 12 राशियों को आगे नक्षत्रों में बांटा गया और नक्षत्रों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, इन 27 नक्षत्रों को आगे सब लोड्स में डिवाइड कर दिया या उप नक्षत्रों में डिवाइड कर दिया। और जो टोटल उप नक्षत्र बने वो बने थे 243 प्लस 6। ये 6 का कंसेप्ट क्या होता है ये आगे वाली क्लास में हम देखेंगे। यानी ओवरऑल जो टोटल उप नक्षत्र बनते हैं 27 नक्षत्रों को मिला के, तो 249 उप नक्षत्र बनते हैं, यानी 249 सबलोड बनते हैं। यानी जहां पहले 27 चीजों को देख के प्रेडिक्शन की जा रही थी, अब उसको थोड़ा और डीप में 249 एलिमेंट्स बना दिए गए, जिससे कि अपनी जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ी और ज्यादा डीपर हो जाएगी। अब जैसे मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करता हूं, ये आपको पीडीएफ दिख रही होगी। ओवरऑल जो ब्रह्मांड है, या फिर ये कहें कि आकाश में जो आकाश गंगा है, वहां पे जब साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, स्टार्स की स्टडी करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भाई जो सन है, सन जो है ना उससे एनर्जी लेके बाकी जितने भी स्टार्स हैं या ग्रह हैं या तारे हैं वो मूवमेंट करते हैं। यानी कि सारे के सारे जो ये ग्रह हैं ये सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, यानी इनको एनर्जी मिलती है सन से। तो ओवरऑल एनर्जी का जो सोर्स हो गया वो सन हो गया। अब अपने क्या करते हैं, अपने धरती पे रहते हैं, अपने रहते हैं पृथ्वी पे, तो ये हमारी अर्थ हो गई। जब आप अर्थ पे होते हो और अर्थ पे रह के आप जब इन सभी चीजों को देखते हो, यानी सभी प्लैनेट्स को देखा जाता है, तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी तो स्थिर है और ये सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, सन के चारों ओर सारी प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं और अपनी एनर्जी लेते हैं सन से। लेकिन हम क्योंकि अर्थ पे रहते हैं तो हमारे लिए जो अर्थ है उसको हमने स्थिर मान लिया और वहां से कैलकुलेशन की गई भी कि अर्थ पे रहते हुए ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस धरती पे पैदा हुए इंसान पे, या इस धरती पे कोई भी चीज है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई आप शोरूम खोल रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, किस टाइम पे खोल रहे हो। तो जब भी कोई बर्थ लेता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस डेट पे और उस प्लेस पे, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उस वक्त आकाश में इन ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि कौन सा जो प्लैनेट है वो कैसे कैसे घूम रहा है। वो जो उस पर्टिकुलर टाइम पे आकाश में इन ग्रहों की स्थिति होती है उसी को हम कुंडली बोलते हैं। अब आकाश में होता क्या है, जब भी देखा जाता है तो अपने को ना एक इमेजिनरी बेल्ट दिखाई देती है। यानी इस तरह से एक इमेजिनरी बेल्ट दिखाई देती है
16 डिग्री की, और इस बेल्ट के अंदर ऐसे 12 खाने बने होते हैं। इस तरह से, ये थोड़ा मेरा डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रहा सही, बट आपको मतलब समझना है जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने को आकाश के अंदर जब धरती से देखते हैं आकाश में, तो अपने को ऐसे इमेजिनरी बेल्ट दिखाई देती है। इस बेल्ट के अंदर अपने को 12 खाने दिखाई देते हैं, और ये जो बेल्ट होती है ये वृत्ताकार होती है, सर्किल में होती है, और एक जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो 360 डिग्री का सर्किल है, ये अपने को धरती से जब अंतरिक्ष में देखा जाता है, तब अपने को ये 360 डिग्री का सर्कल दिखाई देता है। इस 360 डिग्री के सर्कल पे जब गहन अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि वहां पे अपने को 12 खाने दिखते हैं, 12, यानी 12 अलग अलग बॉक्सेस दिखते हैं। ये जो 12 अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, इन्हीं को हम राशियां बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने ना एक स्क्रीन भी शेयर करता हूं। एक, ये जो 12 अपने को बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन्हीं को हम 12 राशियां बोलते हैं। यानी ये जो 12 के 12 अपने को खाने दिखते हैं, इनमें अपने को आकृतियां दिखाई देती हैं। ये जो आकृतियां हैं, यही क्या है, अपना जोडियक सिस्टम कहलाता है। ये मैं आपको एक बार टेलीग्राम में शेयर करता हूं ताकि आपको दिखाई दे ये। ये देखिए, ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, जोडियक सिस्टम है। जब अर्थ पे रह के आप अंतरिक्ष में देखते हो, तो आपको इस तरह से एक सर्कल दिखाई देता है। ये 16 डिग्री की जोडियक बेल्ट बोलते हैं इसको। इसमें ना ये अपने को जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं, राशियों के सिंबल होते हैं। जैसे जैमिनी में देखिए, ये दो जोड़ा दिखाई दे रहा है, यानी दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लियो में देखोगे ना, ये एक शेर की तरह दिख रहा है। अभी ये थोड़ा सा इस डायग्राम में नहीं दिख रहा, लेकिन एक सिंह की आकृति दिखती है, शेर की आकृति दिखती है, इसलिए इसको नाम दिया गया लियो राशि। तो ये 12 राशियां अपने को आकाश के अंदर दिखाई देती हैं, जिसको पहली वाली राशि को एरीज बोला जाता है, दूसरी राशि को टोरस बोला जाता है, तीसरी राशि को जेमिनी बोला जाता है, चौथी को कैंसर, पांचवी को लियो, छठी को वर्गो, सातवीं को लिब्रा, आठवीं को स्कॉर्पियो, नौवीं को सेजिटेरियस, 10वीं को कैप्रिकॉर्न, 11वीं को क्वेरियस और 12वीं को पाइसिस। तो ये जो 12 राशियां हैं, ये पूरा का पूरा जो है आपको अंतरिक्ष में एक बेल्ट दिखाई देती है 360 डिग्री की। अब क्योंकि ये 360 डिग्री की बेल्ट है और ये 12 राशियां हैं, तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें, तो अपने को एक 30 डिग्री का एरिया मिल जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कुंडली के अंदर जो एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। यानी कि कुंडली के अंदर जो ये आपको राशि चक्र दिखाया जाता है, वो 360 डिग्री टोटल हो गया,
और प्रत्येक राशि का जो साइज होता है, जो प्रत्येक राशि की आप क्या कहेंगे, प्रत्येक राशि का जो स्पैन कहेंगे, एक एरिया कहेंगे, वो 30 डिग्री का होता है। तो वैदिक ज्योतिष के अंदर या प्राचीन ज्योतिष के अंदर ये 12 राशियां होती हैं। अपने को इन राशियों के नाम पता होने चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, प्लस अपने को इनके नंबर पता होने चाहिए। क्योंकि अपने जब डायग्राम देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उसके अंदर इनके नाम नहीं आएंगे, इनके नंबर आएंगे। तो एक नंबर राशि एरीज ही होएगी, जहां पे भी एक लिखा होता है उसका मतलब होता है एरीज राशि, हिंदी में मेष राशि बोलते हैं। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, टोरस। 3 नंबर राशि जेमिनी राशि होती है। 4 नंबर राशि जो है कैंसर होती है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। यानी ये नंबर के साथ अपने को पता होना चाहिए। अब कुंडली में कहीं पे 7 लिखा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लिब्रा राशि की बात हो रही है। जैसे एक आपको डायग्राम दिखाता हूं कुंडली का, ये आपके सामने कुंडली पड़ी है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, ठीक है। तो ये जैसी डेट ऑफ बर्थ डाली आपको ये चार्ट दिख गया। अब अगर आप देखोगे तो इधर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ये टोरस यानी वृषभ राशि की बात हो रही है। फिर ये 3 नंबर राशि आ गई, मिथुन राशि की बात हो रही है। 4 नंबर यानी कर्क राशि की बात हो रही है। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक चलता है। 12 के बाद वापस 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 12 ही राशियां होती हैं, और जैसे जैसे बर्थ डेट और टाइम चेंज होती रहती है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ये जो आपके सामने चार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया का चार्ट है, यानी उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट यूज किया जाता है वो इस तरह से डायमंड वाला यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले लिखा होता है कुंडली के अंदर ASC। ASC का मतलब होता है असेंडेंट। असेंडेंट यानी लगन चार्ट। इस लगन चार्ट का मतलब है कि जिस वक्त, जिस डेट को और जिस समय को कोई पैदा हुआ, उस वक्त आकाश में जो ग्रहों की स्थिति थी, यानी कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में घूम रहा था, उसकी जो पिक्चर होती है वो लगन चार्ट कहलाता है। तो ये जो आपको लगन चार्ट दिख रहा है, ये लगन चार्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब भी कोई पैदा हुआ, उस टाइम पे जो जोडियक बेल्ट थी जो हमने देखी, जैसे मैं आपको भी दोबारा दिखाता हूं। इस जोडियक बेल्ट के चारों तरफ क्या ग्रह घूमते रहते हैं। जैसे अब देखोगे ना, ये देखो ये सूर्य है, ऐसे ही चारों घूमते रहते हैं। अब मान लो कि कोई शाम को 4 बजे पैदा हो रहा है, आज 13 अप्रैल को, तो आज 13 अप्रैल को मान लो कि शनि यहाँ बैठा है, मान लो, ठीक है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, इधर राहु भी बैठा है, और इधर जुपिटर बैठा है, शुक्र बैठा है, इधर मंगल बैठा है, इधर मरकरी बैठा है। तो यानी जो जिस राशि में घूम रहा है या जिस राशि के आसपास वो भ्रमण कर रहा है, उसको ही जो है इस डायग्राम के अंदर, कुंडली के अंदर दिखाया जाता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये मैंने लिखा है 26 मार्च 2021 को 10 बजे का चार्ट है। तो 26 मार्च 2021 को जो मार्स यानी मंगल और राहु जो है, ये 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि में घूम रहे थे, और सन और वीनस जो हैं ये 12 नंबर राशि में घूम रहे थे। तो जो प्लैनेट जिस राशि में घूम रहा था उसकी फोटो खींच ली और वो यहाँ पे ले ली। अब अपने को डिग्री भी हमने पढ़ी थी कि ये जो पूरा का पूरा सर्किल है ये 360 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो 12 राशियां आती हैं ये 30-30 डिग्री की होती हैं, यानी 30 डिग्री का ही ये खाना है, और 30 डिग्री का ये खाना है, और 30 डिग्री का ये खाना है। तो ऐसे 30-30 डिग्री की ये 12 राशियां बन जाती हैं। ये जो लगन बोलते हैं इसको, असेंडेंट, जब भी कोई पैदा होता है उस वक्त उत्तर दिशा में, यानी सॉरी पूर्व दिशा में, ईस्ट में जो राशि दिखती है उसको लगन बोला जाता है। यानी ईस्ट के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर जो राशि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे दिखती है उसको लगन बोला जाता है, असेंडेंट बोला जाता है। जैसे ये 2 नंबर राशि दिखी होगी जब भी ये 10 बजे होंगे ईस्ट में, तो ये बोला जाता है कि ये जो पैदा हुआ है ये 2 नंबर राशि के लगन में पैदा हुआ है, या वृषभ लगन में ये पैदा हुआ है। तो इसको 2 नंबर को लगन मान लिया जाता है।
और उसके बाद जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, जो भी राशि दिखेगी, वहां से आगे एक एक नंबर बढ़ा के अगली राशियां अलग अलग बॉक्स में रखती जाती हैं। जैसे 2 में दिखी तो अगली राशि 3 आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, यानी जो लगन आ गया उसके बाद ऐसे चलना है। नॉर्थ इंडिया चार्ट में 2 से 3 ऐसे आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12 के बाद 1, फिर 1 के बाद वापिस 2। तो इस तरह से जो है ना कुंडली का जो फॉर्मेशन है वो किया जाता है। अब हमने देखा कुंडली के बारे में, देखा भाई कि जो 360 डिग्री की बेल्ट होती है जोडियक की, 12 उसमें राशियां दिखती हैं, और ये जो ग्रह होते हैं उन्हीं राशियों के आसपास घूमते रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि भाई कौन सा ग्रह जो है वो कहाँ पे होता है आकाश के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। तो देखो, सन जो है ये सबको एनर्जी देता है। हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो आपको यहां से पता लगेगा पृथ्वी पे सबसे पास में कौन होता है, मून होता है, ठीक है। फिर वीनस है, इधर मरकरी है, इधर सन है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। और सन से देखोगे तो सन के सबसे पास मरकरी, वीनस, फिर अर्थ है, फिर मून है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। तो ये 12 के 12 जो ग्रह हैं, ये किस किस दूरी पे या किससे कितनी दूरी पर हैं, वो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसके पास है। और नीचे यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखी हुई है कि कौन कितने मिलियन किलोमीटर है। ये हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, ये सन से डिस्टेंस लिखी हुई है। ये मैंने आपको जो बताया था कि जोडियक बेल्ट है, ये देखिए ये 360 डिग्री की जोडियक बेल्ट है। अब यहाँ पे ना राशियों के सिंबल लिखे हुए हैं, ये जो निशान आ रहे हैं ना, ये राशियों के निशान। तो ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी को सेंटर में ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें तो देखो पृथ्वी पे रहना है, तो पृथ्वी पे रहेंगे तो इन ग्रहों का पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वही तो हमें सीखना है, उसी को ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो अब कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है वो अपने को इस डायग्राम में भी दिख रहा है। ये राशियों के सिंबल यहाँ पे आ रहे हैं, कई बार आपको सिंबल दिखते हैं, कई सॉफ्टवेयर में नाम भी दिखते हैं, कई सॉफ्टवेयर में नंबर भी दिखते हैं। तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होंगे ना वहाँ पे आपको राशियों के नंबर ही दिखेंगे, जैसे ये 7 नंबर, 9 नंबर। हमें यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 11 नंबर जो लिखा है ना, ये राशि कौन सी होती है। तो ये हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी हमने जो डायग्राम लिया था वो लिया था नॉर्थ इंडियन का, नॉर्थ इंडियन चार्ट का। तो ये 12 खाने ही बनेंगे, चाहे आप नॉर्थ इंडियन देखो, चाहे आप साउथ इंडियन देखो, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखो। तो नॉर्थ इंडियन के अंदर यहाँ पे जो है ना, यहाँ से स्टार्टिंग की जाती है, और साउथ इंडियन के अंदर यहाँ स्टार्टिंग की जाती है, और वेस्टर्न के अंदर यहाँ से स्टार्टिंग की जाती है। और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, यानी पहला यहाँ पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। तो साउथ इंडिया के अंदर जो है ना ये वाला यूज किया जाता है चार्ट, और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये वाला यूज किया जाता है। इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम ही होता है, बस थोड़ा सा दिखने में और पढ़ने में अलग अलग डिफरेंस है। वहां के जो लोग हैं साउथ के, वो ये वाला चार्ट ही प्रेफर करते हैं, और अपने जो नॉर्थ इंडियन के हैं वो इस तरह से चलते हैं, और साउथ के अंदर इस तरह से चलता है काम। सॉरी, वेस्टर्न के अंदर ये सर्किल में चलता है। तो ये 3 जो आ गए अपने पास, अलग अलग तरह से क्या आ गए, मतलब फॉर्मेशन आ गया चार्ट का। पढ़ना का तरीका एक ही है। अपने क्या करते हैं, अपने ये वाला लेके चलते हैं, नॉर्थ इंडिया वाला। ये तो हमने अभी बात की कि 12 जो है ना राशियां होती हैं और 12 ग्रह होते हैं। पराशरी ज्योतिष के अंदर जो है ना 9 ग्रह यूज किए जाते हैं, 9 प्लैनेट यूज किए जाते हैं। यानी वहां सन ले लिया, मून ले लिया, मार्स ले लिया, मरकरी ले लिया, जुपिटर ले लिया, वीनस ले लिया, सैटर्न ले लिया, राहु ले लिया, केतु ले लिया। यहाँ पे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो यूज नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च की गई तो ये 3 प्लैनेट और देखे गए और स्टडी की गई, तो टोटल 12 ग्रह हो गए, यानी 12 राशियां आ गई, 12 ग्रह आ गए।
और कुंडली के अंदर और क्या चीज होती है? 12 हमने राशियां देखी और 12 प्लैनेट देखे। एक होते हैं 12 घर या 12 हाउसेस बोलते हैं जिसको। अब ये हाउसेस क्या चीज होती है, घर क्या चीज होते हैं? अब जिंदगी के जितने भी इवेंट हो सकते हैं एक पर्सन की लाइफ में, यानी 12 जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, उनको क्या किया गया, इन 12 घरों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे शादी है, मैरिज है, वो 7वें घर में रख दी गई। अगर ये वाला हम चार्ट लें नॉर्थ इंडिया का, तो ये वाला जो बॉक्स होता है इसको पहला घर माना जाता है। यहाँ पे राशि कोई भी आ सकती है, लेकिन इसको पहला घर ही बोलते हैं हमेशा। ये पहला घर आ गया, ये दूसरा घर आ गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां घर आ गया। ये 7th हाउस आ गया। अब किसी व्यक्ति की मैरिज के बारे में देखना है तो जो मैरिज वाला इवेंट है ना, वो 7वें घर को दिया गया। ऐसे करके जीवन के जितने भी इवेंट हैं वो इन 12 घरों में रखे गए हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को अपने नौकरी से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड देखना है तो 10वां घर दिया गया। ठीक है। किसी को फॉरेन ट्रेवल करना है, विदेश यात्रा करनी है, तो वो 12वें घर में दी गई। यानी जीवन के सभी घटनाएं 12 घरों में डिवाइड कर दी गई, जैसे हम यहां से समझते हैं। ये देखिए, देर आर 12 हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 घर लिए गए हैं। हाउसेस को भाव भी बोल देते हैं, घर भी बोल देते हैं हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन के सारी घटनाएं जो हैं इन 12 घरों में डिवाइड कर दी गई। अब पहला घर जो होता है कुंडली का, वो क्या बताएगा? अब अगर आपको मान लो ये देखना है कि भाई जिसकी कुंडली आप ले रहे हो उसका ओवरऑल नेचर कैसा है, उसकी ओवरऑल अपीरियंस कैसी है, यानी वो दिखने में कैसा है, उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, या उसका ओवरऑल जो है ना पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि वो दिखने में कैसा है, उसकी शारीरिक संरचना कैसी हो सकती है, उसका रंग रूप कैसे हो सकता है। ठीक है। और उसकी जो लोंगेविटी है, यानी कि उसकी एज कितनी हो सकती है, ये सारी चीजें ना पहले घर से देखी जाती हैं। तो जब अपने को कोई भी बर्थ डिटेल हमने डाली है, जो चार्ट बना है, तो चार्ट बना है तो यहाँ पे राशि तो कोई भी आ सकती है, क्योंकि हमने लिखा था कि जब वो पैदा होता है तो वो जो राशि जो उस वक्त उदित हो रही होती है, उस वक्त वो उसका लगन बन जाता है। तो यहाँ पे राशि 2 नंबर भी आ सकती है, कईयों के 4 भी आएगी, कईयों के 7 भी आएगी। ये तो राशि का नंबर हो गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है जहां पे ASC लिखा होता है, इसको असेंडेंट कहते हैं। ये पहला घर माना जाता है कुंडली का। यानी अगर इस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये दिखने में कैसा है, इसका रंग रूप कैसा है, ओवरऑल इसका नेचर कैसे होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, वो अपने इस घर में जो राशि आ रही है और जो प्लानेट बैठे हैं और जो प्लानेट इसको देख रहे हैं, उन सब से अंदाजा लगाते हैं। जैसे इसके अंदर देखो मार्स बैठा है, तो मंगल जो होता है ना, मंगल ग्रह जो होता है वो गुस्से का भी कारक होता है और दबंगई का भी कारक होता है, और साथ ही जो मार्स है वो हार्ड वर्क का भी कारक होता है। तो यहाँ पे मार्स बैठा है, इसका मतलब ये जो बंदा है, इसका मतलब जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, यानी ये दबने वाला बंदा नहीं है। फिर साथ में राहु भी आ गया। राहु क्या करता है कि आदमी को एक शार्प माइंड देता है, या ये कहें कि उसका माइंड इतना शार्प होता है कि वो सामने वाले को घुमा सकता है। तो मार्स और राहु दोनों बैठे हैं, तो अपने एक छोटा मोटा एक मतलब अंदाजा लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा क्योंकि बाकी चीजें भी देखेंगे। लेकिन नॉर्मल मार्स और राहु को देख के हम एक बात बोल रहे हैं कि यार इस आदमी का एक तो टेम्परामेंट यानी दबंगई वाला है, और दिमाग भी इसका जो है बहुत गहराई तक सोचने वाला है। तो ये आदमी जो है ना थोड़ा सा स्ट्रोंग है दिमाग से, शरीर से भी, क्योंकि मार्स क्या होता है, हमारी बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है।
तो दिखने में भी ये थोड़ा सा क्या रहेगा, स्ट्रोंग रहेगा। इस तरह से अपने जो है पहले घर से इस पर्सन के बारे में देखते हैं जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी कुंडली देखी जाती है। अब जो कुंडली का दूसरा घर आता है, दूसरा घर का मतलब हो गया जो भी चार्ट आप लगाओगे, ये तो हो गया कुंडली का पहला घर, ये होता है दूसरा घर। अब इससे क्या क्या देख सकते हैं, यानी इस घर में जो बैठा है या जो देख रहा है, जो राशि है, उससे अपने को उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति से रिलेटेड किन चीजों को पता लग सकता है। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई उस पर्सन का बैंक बैलेंस यानी उसकी सेविंग, उसकी उसका स्टेटस देखना है, फाइनेंशियल स्टेटस, तो दूसरे घर से देखते हैं कि वो बंदा कमाई में कैसा है, उसकी सेविंग कैसी है। ठीक है, साथ ही अपने यहां से वो चीज देखते हैं जो खुद कमाई गई होती है, सेल्फ अर्नड वेल्थ। जैसे किसी की शादी की जाती है तो अपने को उसका दूसरा घर भी देखना होता है, ताकि पता तो हो कि उसके दूसरे घर के अकॉर्डिंग वो खुद के मेहनत पे क्या कमा सकता है। ये जो है ना दूसरा घर में बताता है। फिर उसके बाद और क्या चीज देख सकते हैं, अपने फैमिली देख सकते हैं उसकी, जो उसकी फैमिली है वो अपने दूसरे घर से देखते हैं। फिर उसकी राइट आई, यानी ये आंखें, आंखों में कोई दिक्कत आ रही है, आई साइट, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो अगर उसकी आंखों में कोई दिक्कत है या फिर दिक्कत लंबी रह सकती है या कब सही होगी, वो अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो सेकंड हाउस से देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेकंड वाला घर है ये फैमिली का भी होता है, फैमिली मेंबर्स का भी होता है। साथ ही ये जो घर है मेन तो फाइनेंशियल स्टेटस का होता है, क्योंकि अगर कोई कमा रहा है, कमाने के बाद उसको बच भी रहा है कि नहीं बच रहा, वो अपनी लाइफ को अच्छे से सेविंग करके आगे ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या सारा जिंदगी में वो उलझा ही रहेगा, वो अपने उसके दूसरे घर से देखते हैं। अब कुछ लोग स्टॉक मार्केट का पूछते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो उसका दूसरा घर जो है ना वो स्ट्रोंग होना चाहिए या दूसरा घर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा आता तो है लेकिन जब तक वो डीमेट अकाउंट में रहता है तब तक वो हम ये नहीं कहते कि वो आ गया। अगर 1 लाख से 1.5 लाख भी बन गए तो 1.5 लाख के 1.5 लाख जा भी सकते हैं, जब तक कि वो विड्रॉ होके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाते। तो उसमें भी दूसरा घर देखा जाता है किसी की कुंडली का, कि ये शेयर मार्केट से कितना कमा पाएगा, और कमाएगा तो उसकी सेविंग में कितना बचेगा, तो वो सेकंड हाउस बताता है अपने को। फिर हम आगे चलते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस से आप क्या देख सकते हो, किसी पर्सन के छोटे भाई बहनों को देख सकते हो कि भाई उसका उसके छोटे भाई बहनों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। फिर आप और क्या देख सकते हो, कोई जो छोटी मोटी यात्राएं करता है पर्सन, तो शॉर्ट जर्नी जो होती हैं वो भी थर्ड हाउस से देखी जा सकती हैं। साथ ही उसकी एजुकेशन देख सकते हो आप, कि उसकी सेकेंडरी लेवल तक, हायर सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन क्या रहेगी। आप उसका साहस देख सकते हो, उसकी बुद्धि देख सकते हो, वो बोलने में कैसा है, ठीक है, वो कैसा साहसी बंदा है या मतलब डरपोक बंदा है, वो आप थर्ड हाउस से देख सकते हो। उसके आप राइटिंग देख सकते हो। राइटिंग का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटल, अगर मान लो किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अब से कोई पूछता है एस्ट्रोलॉजर के पास आके कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये मैं खरीद रहा हूं, ये मेरे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसके लिए अपने को थर्ड हाउस पे ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होगा, जो भी राइटिंग में चीज होने वाली है उस पर्सन के साथ, जो भी डॉक्यूमेंट्स के रूप में या कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है साइनिंग के रूप में, वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा। तो अगर थर्ड हाउस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए, वरना इसके अंदर जो है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आप यहाँ से उसके शोल्डर देख सकते हैं या उसके आर्म्स देख सकते हैं, राइट कान देख सकते हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ गया। फिर कुंडली का जो चौथा घर होता है, जीवन की कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। अगर मान लो कि कोई आपके पास आता है, उसके पास उसकी मम्मी की, उसके मदर की कुंडली नहीं है, और वो आपसे ये जानना चाहता है कि मेरी मदर जो हैं वो बीमार रहती हैं या वो सही
उनकी हेल्थ का क्या रहेगा, आगे कैसे रहेगा, तो आप जो है फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है वो मदर का होता है, यानी फोर्थ हाउस से आप उसके मदर के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। साथ ही वो कितनी प्रॉपर्टी टोटल खरीद पाएगा या उसके नाम कितनी जायदाद होगी, ठीक है, वो सारा का सारा हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस जो है वो आपको प्रॉपर्टी के बारे में, और कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कोई व्हीकल खरीदना है आपने, उससे रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन है वो भी आप फोर्थ हाउस से करते हैं। कोई आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है वो भी यहाँ से देखी जाती है। जो आरोप लगते हैं किसी पर्सन पे, किसी ने पूछा कि भाई मेरे ऊपर ये केस हो गया, झूठा केस हो गया, ये कब तक जाएगा, तो जब तक फोर्थ हाउस एक्टिवेट रहेगा फॉल्स एलिगेशन उस पर लगेगा। जैसे ही फोर्थ हाउस का जो टाइम है, दशा है, वो खत्म होगी तो हम बोलेंगे कि भाई इस पीरियड के बाद आपके ऊपर जो आरोप है वो हट जाए। इस तरह से जो है प्रेडिक्शन की जाती है। तो ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिर चेस्ट, आपके फेफड़े, आपका पेट, ठीक है, ये कोई मेडिकली आपको दिक्कत आ रही है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसको आप कहते हैं मेरे पेट में दिक्कत है, हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर्स को कई दिखा लिया, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि भाई जो उसका फोर्थ हाउस है, उसके फोर्थ हाउस की जो दशा है वो कब तक चल रही है। जैसे मान लो कि 2 महीने तक अभी दशा पड़ी है फोर्थ हाउस की, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई अभी आपका फोर्थ हाउस जो है ना वो पीड़ित चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। जैसे ही फोर्थ हाउस की दशा खत्म होगी आपको इसमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। और जो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, लोग आपके पास अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोलॉजर के पास लोग प्रेडिक्शन लेने कम आते हैं, वो सोल्यूशन लेने ज़्यादा आते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये आपके लाइफ के इवेंट्स की प्रेडिक्शन करने की साइंस है। आपके लाइफ में कौन सा इवेंट कब होगा आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो, वो पर्टिकुलर टाइम निकाल सकते हो, वो मंथ निकाल सकते हो। अब वो जो उसकी रेमेडी होती है, तो रेमेडी का जो साइंस है वो एक अलग है। उसके लिए अलग अलग जो है विद्याएं बनी हुई हैं, जिससे कि हमारे इंडिया में लाल किताब चलती है, तो लाल किताब की रेमेडीज जो होती है वो बताई जाती हैं। प्लस अगर आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे तो वो आपको कर्म कांड बताते हैं या कोई मंत्र बताते हैं। इस तरह से रेमेडीज पोर्शन जो है वो एक अलग रह गया, वो हम जब केपी के एंड तक पहुंचेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेमेडीज क्या होती है, कैसे काम करती हैं, या कैसे काम नहीं करती, और कब काम करती हैं कब काम नहीं करती, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम फिफ्थ हाउस में चलने वाले हैं। फिफ्थ हाउस में जब आप आओगे कि अब फिफ्थ हाउस से हम क्या देख सकते हैं, तो कोई लेडीज है अगर, ठीक है, वो अभी प्रेग्नेंट है या अपना बेबी देखना चाह रहे हैं कि बच्चा कब होगा, या संतान नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसका क्या रीजन है, और कब तक संतान जो है वो हो जाएगी, तो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। जो आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी लगाते हैं या बैटिंग करते हैं, वो भी आपको क्या है फिफ्थ हाउस से देखने को मिलता है। फिफ्थ हाउस से ही आप स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, लॉटरी, कहीं आप बैटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं आप फिफ्थ हाउस से देखते हैं। किसी की बुद्धि देखनी हो, यानी उसकी आपको स्किल देखना हो, कितना इस बंदे में स्किल है, तो फिफ्थ हाउस में जाते हैं। लक फैक्टर भी जो है फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। जो भी पर्सन के लव अफेयर्स होते हैं, यानी रिलेशनशिप में आता है, या लव मैरिज के चांस है या नहीं है, वो आप फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी हमने बात कर ही ली, चाइल्ड बर्थ भी हमने इसमें बात कर लिया। इसके अलावा अगर अपने मेडिकली बात करें तो हार्ट, लीवर, ठीक है, ये जो भी बीमारियां इससे रिलेटेड हैं वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करें तो अब आप देखोगे कि मोस्टली लोग जो है ना ऑप्शंस ट्रेडिंग में डूबते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है ना ये सबसे पहला तो स्किल का काम है। आपको इंटेलेक्चुअल लेवल देखना पड़ेगा पर्सन का,
कि पर्सन की स्किल कितनी है। सिर्फ नॉलेज लेने से कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे आप कोर्स भी करते हो और एंड में आके आपको लगता है कि यार ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, काम ही नहीं कर रहा। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो ट्रेडिंग का खेल है ना, ये सारा स्किल का खेल है। स्किल जो होती है ना, वो सिर्फ नॉलेज नहीं होती, स्किल मैनेजमेंट भी होता है। अब सबको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा हर कोई कमाता है, ऐसा बात नहीं कि पैसा डूबता ही है, पैसा आता भी है। बट होता क्या है, अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। या 3 दिन में जो कमाया है चौथे दिन में वो भी जाता है और कैपिटल भी जाती है। तो वो सारी जो आपके लाइफ में फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजें जो हैं, वो आपका फिफ्थ हाउस क्या बता रहा है आपकी कुंडली में। और ऐसा नहीं है कि फिफ्थ हाउस अच्छा है तो वो सारे साल ही कमाएगा। टाइम जो होता है वो देखा जाता है कि अब फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, किस प्लैनेट का दृष्टि आ रही है, और जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो भी अगर कहीं दूसरी राशि में बैठा है तो उसके साथ कैसे कैसे कॉम्बिनेशन किस किस प्लैनेट के बन रहे हैं। तो ये टाइम होता है पूरे साल में, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा साल ही आप कमाते रहोगे। तो वो टाइम आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखना पड़ता है। ये जो टाइम है ये भृगु नंदी नाड़ी से हम निकाल सकते हैं कि किस किस मोमेंट में किस किस ट्रांजिट में जो पूरे साल में ये पीरियड जो है ये हमारे लिए अच्छा रह सकता है। तो उसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि देखो फिफ्थ हाउस है, ये सबसे खतरनाक घर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा घर है जो प्योर स्पेक्यूलेशन का घर है। यहाँ पे जब तक आप इंटेलेक्चुअली डिसीजन लेते रहोगे तब तक तो ये आपको रिजल्ट देगा। जैसे गैम्बलिंग माइंड आ गया ना आपका, तो काम खराब हो जाएगा। तो इसको वो ध्यान से देखना है अपने को आगे चल के। केपी के बारे में एक पूरी, मतलब ये जितने भी घर हम देख रहे हैं, तो केपी जब हम कंप्लीट पढ़ेंगे तो केपी से स्पेक्यूलेशन कैसे करनी है या स्पेक्यूलेशन कब करनी है कब नहीं करनी, वो टाइम पीरियड हम निकालना सीखेंगे। फिफ्थ हाउस का पूरा एग्जाम्पल लेंगे, एक पूरी इसके ऊपर एक क्लास रहेगी जब भी हम केपी तक आगे पहुंचेंगे 5 नंबर तक। जितने भी इवेंट हम ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे इवेंट हम केपी से फाइंड आउट करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ अगर हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो किस टाइम पे जीवन की कौन सी घटना हो सकती है और होगी या नहीं होगी, ये भी पता लगेगा अपने को। फिर हम सिक्स्थ हाउस पे चलेंगे, जो कुंडली का छठा घर होता है। छठा घर जो होता है, बेसिकली जो ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है डिजीज के लिए। ठीक है, इसमें कुछ चीजें लिखी नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे जनरली। जब आगे हम रेगुलर क्लास करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो जो भी एक मेरे पास फाइल पड़ी थी, इसमें जो भी लिखे हुए हैं इवेंट वो आ गए, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो मैं सारे शेयर करूंगा। और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि केपी के अंदर बीमारी देखनी है या इनकम देखनी है, शादी देखनी है, चाइल्ड बर्थ देखना है, कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इंटरव्यू में आपके साथ क्या होगा, सारा सारी चीजें हम इसमें निकालेंगे। तो कोई बीमारी हो रही है किसी को, डिजीज सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। किसी को लोन लेना है, बैंक से लोन मिल नहीं रहा, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, वो भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो लोन हो गया, डिजीज हो गई, वो हम यहां से देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो होती है व्यक्ति की, कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, वो भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जो हायर एजुकेशन होती है वो भी हम यहाँ से देखते हैं। तो हर घर से जीवन के कुछ ना कुछ घटनाएं जो हैं वो देखी जाती हैं। फिर सेवंथ हाउस की बात करते हैं। अपनी वाइफ के बारे में चेक करना है, या वाइफ है तो हस्बैंड के बारे में चेक करना है। मैरिज कैसी रहेगी या कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो सेवंथ हाउस से देखते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को सेवंथ हाउस से देखते हैं। आप कोई व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कैसे चलेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, वो पार्टनरशिप अच्छी रहेगी या हमें उसमें धोखा मिल सकता है या लॉस हो सकता है, वो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। कोई सेक्सुअल डिजीज है वो हो रही है तो कब सही होगी कब नहीं होगी, वो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है, डाइवोर्स
7th हाउस से देखा जाता है। और यूट्रस ग्लैंड्स, ये जो बॉडी पार्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो भी 7th हाउस से देखी जाती है। फिर बात आती है 8th हाउस की। 8th हाउस से भी क्या है, बड़ी बीमारियां देखी जाती हैं या हिडन बीमारियां देखी जाती है। जैसे कोई बीमारी है, वो डॉक्टरों के भी पकड़ में नहीं आ रही, आपने बहुत इलाज करा लिया, एक्सरे करा लिए, सारी जांचें करा ली, तो वो जो हिडन डिजीज है वो आप 8th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति की डेथ भी जो है ना, वो 8th हाउस से देखी जाती है। ठीक है। और साथ ही जो अनएक्सपेक्टेड लाइफ में घटनाएं होती हैं, कई बार एकदम से हम उम्मीद नहीं करते, हमें बहुत कुछ मिल जाता है, वो भी 8th हाउस का इफेक्ट होता है। या कई बार हमारे साथ एकदम से कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, वो भी 8th हाउस का रोल उसमें रहता है। तो लाइफ के अंदर जो सडन चीजें होती हैं, अचानक से चीजें होती हैं, वो 8th हाउस देता है हमें। मानसिक रूप से अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यानी मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उसमें भी 8th हाउस का रोल रहता है। फिर हम आगे चलते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस जो होता है वो धर्म होता है, यानी आप कितने धार्मिक हैं, या ये कहें कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कैसी है। 9th हाउस जो होता है धर्म का होता है, स्पिरिचुअल होता है। जो आपके पिता के बारे में देखना चाहें तो भी 9th हाउस से देखा जा सकता है। और आपका मतलब डिवाइन हेल्प, यानी ऊपर वाला आपकी कितनी मदद कर रहा है, या आपका लक कैसा रहने वाला है किसी चीज में, वो भी हम 9th हाउस से देखते होते हैं। ये मैं आप पूरी की पूरी आपको एक्सेल शीट शेयर करूंगा, जिसके अंदर लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं वो कैसे देखने हैं, किस घर से देखने हैं। ये तो क्या जनरली एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये मुझे अभी वर्ड की फाइल एकदम से मिली तो मैंने इसको आपके सामने रख दिया। एक्सेल शीट शेयर करूंगा पूरी की पूरी जब आप आगे इसको करेंगे। फिर हम 10th हाउस पे चलते हैं। 10th हाउस का मतलब है आप जीवन में क्या प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, या आपका जो ऑफिशियल जॉब है, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका कितना अच्छा रहेगा या कितना बुरा रहेगा, कब प्रॉफिट आएगा, कब लॉस आएगा, या आप जीवन में कौन सा प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, कौन सा बिजनेस या कौन सी नौकरी में आपको जाना चाहिए, तो आपका 10th हाउस बताइए, कर्म क्षेत्र कहलाता है। इससे आपका स्टेटस भी पता लगता है। आप दुनिया के सामने अगर अच्छी जॉब में, अच्छे बिजनेस में है, तो जाहिर सी बात है आपका स्टेटस जो है वो अच्छा होगा। तो आपका जो कर्म है, आप जो कर्म करते हैं, वो आपके 10th हाउस से देखे जाते हैं। फिर हम 11th हाउस पे आते हैं, कुंडली के 11वें घर पे आते हैं। इसको सबसे इंपॉर्टेंट घर माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि जिंदगी में इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो उसके डिजायर्स हैं, वो सारी की सारी 11th हाउस से देखी जाती हैं। यानी अब किसी को मान लो किसी लड़की से शादी करनी है, उसको, लड़की को वो पसंद करता है, तो उसमें 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया, यानी लव अफेयर्स आ गया या रोमांस आ गया। अब उस लड़की से उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 11th हाउस बताएगा, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। तो जैसे हम मैरिज की बात करते हैं, तो 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर, अगर ये तीनों घर मिलेंगे तो हम ये बोलते हैं कि भाई जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ लव अफेयर चल रहा है, वो सक्सेसफुल होगा, यानी इच्छा पूर्ति होगी, और 7 आ गया यानी मैरिज में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये जो जितने भी घर हम पढ़ रहे हैं, ये सभी घर मिलकर ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप से प्रेडिक्शन की जाती है। अभी तो ये सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कौन सा इवेंट कौन से घर से देखा जाता है। फिर जीवन की जो घटनाएं हैं वो तब होंगी जब मल्टीपल घर मिलेंगे, और उन सब से अपने को प्रॉमिस पता लगेगा कि हाँ ये चीज होगी। वो कब होगी, कैसे होगी, वो आगे जो रूल्स हैं वो लगाएंगे तो पता लगेगा। लास्ट आता है 12th हाउस।
ट्वेल्थ हाउस जो है ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी है, यानी ट्वेल्थ हाउस का मतलब हो गया आप हॉस्पिटल में कब एडमिट हो सकते हैं, किस बीमारी से हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको फॉरेन ट्रेवल करना है, विदेश यात्रा करनी है, तो भी आप ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। जो आपने लोन लिया था वो लोन उतरेगा कि नहीं उतरेगा, और उतरेगा तो कब उतरेगा, तो वो जो कर्जे हैं वो भी आप यहाँ से देखते हैं। तो कुल मिला के जो ये 12 घर हैं, इन 12 घरों से जीवन की सभी घटनाएं जो हैं वो देखी जाती हैं। अब हमने 12 राशियों के बारे में देखा, ठीक है, 12 ग्रहों के बारे में देखा, और 12 घरों के बारे में, हाउसेस के बारे में देखा। तो यानी ये जो 12 12 12 इन्हीं से मिलकर प्रेडिक्शन की जाती है। इनके कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कैसे बनेंगे, वो आगे सारा हमें स्टडी करना है। अब ये जो 12 राशियां हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये 12 राशियां जो होती हैं, ये कुंडली के इन 12 घरों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं। जैसे मान लो कि कोई जो है वो आज से 1 महीने पहले सुबह पैदा हुआ, उस वक्त यहाँ पे मान लो 6 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसकी जब बंदे की कुंडली बनेगी, तो यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, यहाँ 10 आएगा। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज एक एक नंबर बढ़ते रहे। कोई बच्चा किसी और तारीख को पैदा हुआ है और उस वक्त जहाँ पे भी राशि उदित हो रही होगी, मान लो वहां पे 9 आ रहा होगा, ठीक है, तो ये 9 उसके पहले घर में अगर आ गई, तो अगली राशि उसकी यहाँ पे 10 आएगी, 11 आएगी। इस तरह से 12 के 12 घर जो हैं इन राशियों से भरे जाते हैं। तो ये जो पहले घर में राशि लिखी होती है, इसको हम लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं। और ये हमेशा फिक्स रहेगा कि भाई ये पहला घर ही रहेगा हमेशा कुंडली का, और ये दूसरा घर ही रहेगा, ठीक है, ये तीसरा घर ही रहेगा, ये चौथा घर रहेगा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये हमें याद रखना पड़ता है कि भाई ये सीक्वेंस ऐसी रहेगी। अब सॉफ्टवेयर देखते हो आप, पहले तो इस कुंडली को समझना आना चाहिए। अब आपसे कोई ये बोले कि भाई मरकरी कौन से घर में बैठा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मरकरी ये लिखा हुआ। फिर ये जो पूरी कुंडली है, ये कुंडली का घर कौन सा है, तो ये कुंडली का 10वां घर होता है, ठीक है, ये कुंडली का 10वां घर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से काउंट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये 10 नंबर पे आ रहा है। ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, ये चौथा घर हो गया, ये पांचवा घर हो गया, ये छठा घर हो गया, ये सातवां घर हो गया, ये आठवां घर हो गया, ये नौवां घर हो गया, और ये 10वां घर हो गया। घर पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि ये 10वें घर में बैठा है। घर हमेशा ये 10वां ही रहेगा। राशि यहाँ पे चेंज होती रहेगी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ टाइम के अनुसार। अब यहाँ पे 11 नंबर राशि आ रही है। 11 नंबर जो राशि होती है, इसको हम अक्वेरियस राशि बोलते हैं, कुंभ राशि बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि मरकरी जो है वो 10वें घर में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है। राशि कुंभ है, घर ये 10वां ही रहेगा, और मरकरी यहां पे बैठा है। अब जो हम ये राशियों की बात कर रहे हैं, इन राशियों के आपको नाम विद नंबर पता होना चाहिए। यानी अभी मैंने बात किया था 11 नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, तो 11 नंबर का मतलब है अक्वेरियस राशि होती है। ये 11 नंबर, हमें राशियां नंबर फिक्स ही रहेंगे, ये बदलते नहीं है। यानी 11 नंबर राशि को अक्वेरियस ही बोलते हैं, कुंभ राशि ही बोलते हैं। ये हमेशा कुंभ राशि ही रहेगी, इसका नाम अक्वेरियस ही रहेगा, और इसका नंबर 11 ही रहेगा। तो ये 12 की 12 जो राशियां हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे धीरे धीरे आपको ये याद होती रहेंगी। पहली राशि जो होती है इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, हिंदी में इसको मेष राशि बोलते हैं। दूसरी राशि टॉरस होती है, हिंदी में वृष या वृषभ राशि बोलते हैं। तीसरी राशि जेमिनी होती है, मिथुन राशि बोलते हैं। चौथी राशि कैंसर होती है, कर्क राशि बोलते हैं। पांचवी राशि लियो होती है, इसको सिंह राशि बोलते हैं।
छठी राशि वर्गो होती है, इसको कन्या बोलते हैं। सातवीं राशि लिब्रा होती है, इसको तुला बोलते हैं। आठवीं राशि स्कॉर्पियो होती है, इसको वृश्चिक हिंदी में बोलते हैं। नौवीं राशि इंग्लिश में सैजिटेरियस या सैगिटेरियस भी बोल देते हैं, हिंदी में धनु राशि। 10th नंबर जो साइन आएगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि। 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ राशि। 12 नंबर पाइसिस और मीन राशि। तो ये 12 की 12 जो हैं राशियां होती हैं, अपने को इनके नंबर के साथ इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अपने को कुंडली में नंबर दिखते हैं। 7 नंबर लिखा हुआ है तो यानी हम तुला राशि की बात कर रहे हैं, लिब्रा राशि की बात कर रहे हैं। 3 नंबर लिखा हुआ है यानी जेमिनी राशि की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली थी, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखी हुई है। 2 नंबर जो होती है वृषभ राशि होती है, और ये इस घर में आ रही है, ये पहला घर होता है। ठीक है, तो ये इस पहले घर के अंदर जो है, इसको हम लगन बोलते हैं। यानी कि इसको हम ये बोलेंगे कि इस बंदे का वृषभ लगन है, ये वृषभ लगन की कुंडली है। तो ये वृषभ लगन की कुंडली है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो असेंडेंट यानी ये यहां पे आ रहा है। तो अब हम अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो अपने को ये बोलना है कि ये कुंडली वृषभ लगन की है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि ये चेंज होता रहता है। जैसे मैं इसको एडिट करता हूं एक बार, मैंने बर्थ डेट में जाके एडिट किया। अब मैंने क्या किया, 2021 को मैंने एक बार 2024 कर दिया। ठीक है, या कुछ पुराना कर देते हैं चलो। अभी भी देखो 2 आ रहे हैं, क्योंकि ये भी टाइम पे यही लगन चल रहा होगा। थोड़ा और चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी ये जिसकी भी कुंडली आएगी हम ये बोलेंगे। 6 नंबर जो होती है कन्या राशि होती है, वर्गो राशि होती है। ये पहले घर में आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये कन्या लगन का जातक है। यानी इस पर्सन का जो लगन है वो कन्या है, कन्या लगन की क्या है, ये कुंडली है। तो जैसे ही यहाँ पे 6 आया, अब अगला ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा, क्योंकि राशियों का क्रम जो है उसी में चलेगा जहां से लगन स्टार्ट हो रहा है। 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 के बाद वापस 6। तो ये क्या है कि जो भी लगन यहाँ आएगा वहां से राशि जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद अगले घर में अगले कंटिन्यू क्रम संख्या से चलती रहेगी। तो ये राशियों के नंबर और नाम अपने को पता होने चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज आती है। हमने अभी ग्रह पढ़े थे, 12 ग्रह पढ़े थे हमने, 12 प्लैनेट्स पढ़े थे, जिसमें से हमने कहा था 3 जो ग्रह हैं आउटर प्लैनेट बोलते हैं इसको, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इनको एक बार हम साइड में रखते हैं, 9 प्लैनेट बच गए, जिसमें सन आ गया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों को इन 9 में से 7 प्लैनेट्स को ओनर बनाया गया है। यानी राहु और केतु जो है ना, इनको राशियों का ओनर नहीं बनाया गया। बाकी जो 7 ग्रह बच गए, 7 ग्रह कौन से बच गए, सूर्य, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यानी जो 7 वार होते हैं वीक में, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, उन 7 ग्रहों को इन राशियों का स्वामी बनाया गया। ठीक है, तो आप देखो
जो पहली राशि है मेष राशि और जो 8वीं राशि है, इनका मालिक जो होता है ना मंगल होता है। यह भी अपने को याद रखना पड़ेगा। पहली राशि का मालिक मंगल है और 8वीं राशि का मालिक भी क्या है, मंगल है। ये फिक्स रहेगा, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी राशि होती है वृषभ और जो 7वीं राशि होती है तुला, इनका मालिक शुक्र होता है, दोनों का। यानी मंगल को भी दो राशियां दी गई हैं, ठीक है, और शुक्र को भी दो राशियों का स्वामी बनाया गया है ज्योतिष के अंदर। फिर जो तीसरी राशि है मिथुन और छठी राशि है कन्या, इनका बुध होता है मालिक, यानी ये बुध की दोनों राशियां होती हैं। तो मंगल की भी दो राशियां हो गई, शुक्र की भी दो राशियां हो गई, बुध की भी दो राशियां हो गई। फिर जो चौथी राशि होती है कर्क राशि या कैंसर राशि, इसका मालिक चंद्रमा होता है। यानी चंद्रमा की सिर्फ एक राशि होती है, यानी चंद्रमा एक ही राशि का मालिक होता है। पांचवी जो होती है सिंह राशि होती है, इसका मालिक होता है सूर्य। तो सूर्य जो है वो एक राशि का मालिक आ गया। टोटल 12 राशियां होती हैं, ठीक है, जिसमें से पहली और 8वीं का मालिक मंगल होता है, यानी मेष और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है। 2 नंबर और 7 नंबर का मालिक शुक्र होता है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है। 4 यानी कर्क राशि का चंद्रमा होता है। 5वां सिंह राशि का सूर्य होता है। फिर 7वीं फिर 9वीं और 12वीं यानी धनु राशि और मीन राशि, सैजिटेरियस और पाइसिस, इनका मालिक गुरु होता है। और जो 10वीं राशि और 11वीं राशि है मकर और कुंभ, इनका मालिक जो है शनि होता है। यानी गुरु की भी दो राशियां आ गई और शनि की भी दो राशियां आ गई। ये अपने को याद होना चाहिए, इसका आगे चल के यूज आएगा। यानी इसी से जो है ना आगे अपने को प्रेडिक्शन करना होता है, यानी स्टडी करनी होती है चार्ट की। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं, मंगल की बात कर लेते हैं। मार्स यानी मंगल, इंग्लिश में इसको मार्स बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको हम मंगल बोलते हैं। मंगल की राशियां कौन सी होती हैं? 8 नंबर और 1 नंबर। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो भी बिल्कुल फ्रेशर हैं। मंगल की राशि होती है 1 नंबर और 8 नंबर। अब अगर हम यहां चलते हैं, ये पूरी कुंडली जो भी लगी हुई है, अपने को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुंडली में कौन सा खाना, कौन सा घर होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये जहां असेंडेंट लिखा है, ये हमेशा पहला घर होता है कुंडली का। ये हमेशा दूसरा घर होगा कुंडली का। ये हमेशा तीसरा घर होगा। ये चौथा घर होगा, ठीक है। ये 5वां होगा। ये छठा होगा। ये 7वां घर होगा, ठीक है। ये 8वां घर होगा। ये हमेशा 9वां घर होगा कुंडली का। ये 10वां घर होगा। ये 11वां घर होगा और ये 12वां घर होगा। तो ये कुंडली के 12 घर होते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल की दो राशियां होती हैं, हमने अभी पढ़ी हैं। पहली राशि यानी मेष राशि और 8वीं राशि यानी वृश्चिक। यानी कि मेष को इंग्लिश में एरीज बोलते हैं और वृश्चिक को स्कॉर्पियो बोलते हैं। जहां पे भी 1 नंबर लिखा है और जहां पे भी 8 नंबर लिखा है, यह बोला जाता है कि वो मंगल के घर हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की राशियां हैं तो वो मंगल के घर माने जाते हैं। तो आप ध्यान से इस कुंडली में देखोगे तो 1 नंबर तो लिखा है यहां पे और 8 नंबर लिखा है यहां पे। 1 नंबर यहां लिखा है, 8 नंबर यहां लिखा है। अब आपसे यह पूछा जाए कि भाई ये पूरी कुंडली के अंदर जो मंगल है, मंगल जो है वो कौन से घर के अंदर बैठा है? सॉरी, दोबारा बोलता हूं। इस पूरी कुंडली के अंदर मंगल के घर कौन कौन से हैं? तो जहां पे मंगल की राशियां आ रही है ना, वो मंगल के घर होते हैं। तो मंगल की राशियां होती है 1 नंबर और 8 नंबर। आप ध्यान से देखोगे ये 8 नंबर जो राशि आ रही है ना,
ये आ रही है 3 नंबर घर में, और 1 नंबर राशि जो आ रही है वो आ रही है 8 नंबर घर में। तो ये बोला जाएगा कि मंगल की राशियां 3 नंबर घर में आ रही हैं और 8 नंबर घर में आ रही हैं। इसका मतलब मंगल जो है तीसरे घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है, यानी तीसरे नंबर पे और 8वें घर का जो ओनर है, घरों का जो मालिक है, वो मंगल को माना जाएगा, क्योंकि मंगल की राशियां उस घरों में आ रही हैं। घर का सीक्वेंस यही रहेगा, ये हमेशा पहला घर रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा। राशियां जहां भी चली जाएं, जिन घरों में जाएंगी उन घरों का मालिक मंगल होगा, यानी जहां पे भी 1 नंबर और 8 नंबर राशि होगी उनका मालिक मंगल होगा। ये हर कुंडली में अलग अलग हो सकता है। तो 8 नंबर आ रहा है 3 नंबर घर में, और 1 नंबर जो आ रही है वो 8 नंबर घर में आ रही है। तो ये बोला जाएगा कि इस कुंडली में तीसरे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक जो है वो मंगल है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई मंगल के घर में कौन बैठा है, तो मंगल का घर हमने निकाल लिया कि तीसरा घर मंगल का है और 8वां घर मंगल का है। ये 8वां घर देखेंगे, ये मंगल का घर है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर राशि आ रही है, मेष राशि आ रही है मंगल की। यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, तो ये बोलेंगे कि भाई जो 8वां घर है, मंगल के 8वें घर में तो कोई नहीं बैठा। लेकिन तीसरे घर की जब हम बात करेंगे, ये 8 नंबर जो वृश्चिक राशि है ये तीसरे घर में आ रही है, तो ये मंगल का घर है। अब मंगल के घर में दो प्लानेट बैठे हैं, एक बैठा है शनि और एक बैठा है मून। अब ये बोला जाएगा कि भाई मंगल के घर में शनि बैठ गया और चंद्रमा बैठ गया। इस तरह से अपने को कुंडली को रीड करना आना चाहिए। हमें यह पता लग रहा है कि मंगल के घर में शनि बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं। या ये कहें कि 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि में शनि बैठा है और मंगल बैठा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और या फिर ये बोलें कि तीसरे घर में शनि बैठा है और चंद्रमा बैठा है, और तीसरा घर है किसका, मंगल का घर है, क्योंकि मंगल की राशि आ रही है। तो जैसे मर्जी बोल लो। सेम ऐसे ही अब मुझे ये देखना है कि भाई मंगल खुद कहां बैठा है, तो मंगल बैठा है यहां पे। ये कुंडली का घर कौन सा है, 10वां घर है। तो हम अब ये बोलेंगे कि भाई मंगल जो है, कौन है, ऐड भी वास तो आती है, चलो ये बोलेंगे मंगल के घर तो हैं तीसरे और 8वें, उसमें बैठे हैं शनि और चंद्रमा, और मंगल खुद बैठा है 10वें घर में। और मंगल जो है खुद बैठा है 10वें घर में, और ये 10वां घर किसका है, 3 नंबर राशि लिखी हुई है। तो जिसकी भी 3 नंबर राशि होती है ये उसका घर हो गया। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, जैमिनी राशि होती है, वो बुध की राशि होती है। ये देखिए, ये 3 नंबर राशि जो है ये मरकरी की आ रही है। तो यानी अब हम ये बोलेंगे कि भाई इस कुंडली के अंदर मंगल 10वें घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है, और मंगल के जो खुद के घर हैं वो तीसरा घर है, 8वां घर है, और मंगल के तीसरे घर में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। इतना हमें रीड करना आना चाहिए। आई होप कि समझ आ रहा होगा ये आपको। बहुत ही मतलब बेसिक से, जीरो से ही बता रहा हूँ। जिनको आ रहा होगा उनको लग रहा होगा कि यार ये तो बच्चों जैसे पढ़ा रहे हैं, बट क्योंकि बेसिक है, और आपकी नींव, आपका फंडामेंटल जितना स्ट्रोंग होगा, आगे चल के आपको उतनी ही आसानी रहने वाली है। इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, सीधा आगे बढ़ोगे कि भैया हमें तो प्रिडिक्शन आ जाए सीधा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर वो गलत करोगे या उल्टा सीधा करोगे। तो पहले बेसिक आना चाहिए अपने को। तो ये 12 जो राशियां हैं ये 7 प्लैनेट्स को बांटी गई हैं, यानी इन 7 ग्रहों को इन 12 राशियों का मालिक बनाया गया है। कौन किस राशि का मालिक है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अपने अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, आधा घंटा। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 2 मिनट में वापस मैं आपको ज्वाइन करता हूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा था, 12 राशियां पढ़ी, और फिर हमने उन राशियों में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं वो पढ़े। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक डायग्राम सा है। अब ये जो 12 राशियां थी, ये हमने पढ़ ली। अब क्या किया गया आगे चल के, ये जो 30 डिग्री की एक राशि होती है, इस 30 डिग्री की राशि के अंदर मान लो कि कोई प्लैनेट बैठा है। जैसे हम यहां चलते हैं। अब जैसे मैंने यहां देखा कि भाई मार्स बैठा है कहां पे, तीसरी राशि में बैठा है, यानी मिथुन राशि में बैठा है। अब इस मार्स को थोड़ा और डीपली स्टडी करने के लिए हमें इतना तो पता है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। यानी जब मार्स इस राशि में एंटर हुआ होगा, तो इस मिथुन राशि के अंदर जब ये एंटर हुआ होगा, तो ये मार्स को 30 डिग्री चलना पड़ेगा। जब ये 30 डिग्री चलेगा, फिर ये अगली राशि में घुस जाएगा, चौथी वाली राशि में। फिर यहाँ पे भी 30 डिग्री चलेगा, फिर अगली राशि में जाएगा। लेकिन अब ये 30 डिग्री के अंदर मिथुन राशि में बैठा है, अगर अपने थोड़ा सा और डीप जाना चाहें, तो क्या किया गया कि ये जो 12 राशियां थी, यानी प्रत्येक राशि जो 30 डिग्री थी, इस 30 डिग्री की राशि को आगे तोड़ दिया, इसका सब डिवीजन कर दिया। उस सब डिवीजन को हम नक्षत्र बोलते हैं। उस नक्षत्र से क्या होगा, थोड़ी सी प्रेडिक्शन जो और ज्यादा डीप आएगी, और वो जो नक्षत्र आएगा उसको भी आगे तोड़ दिया, जिसको सब लोड बोलते हैं। वो कृष्णमूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी किया वो हम देखेंगे। बट पहले अपने को ये देखना है कि ये जो राशि आ रही है ना, इसको आगे तोड़ा गया। अब होगा क्या, ये जो 30 डिग्री की राशि है, इस राशि को जब आगे तोड़ा गया, तो कैलकुलेशन करने पे ये आया कि 30 डिग्री के अंदर जो नक्षत्र आया, एक नक्षत्र जो आया, उसका साइज था 13 डिग्री और 20 मिनट का। तो अब 30 डिग्री में देखें तो कितने नक्षत्र आ सकते हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक पूरा नक्षत्र आ गया। फिर 13 डिग्री 20 मिनट में दूसरा नक्षत्र भी पूरा आ गया। तो कुल मिला के ये 26 डिग्री और 40 मिनट हो गई, इनको जोड़ेंगे तो। अब 30 डिग्री में से 26 डिग्री 40 मिनट घटा दिए, तो 3 डिग्री 20 मिनट बच गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो नक्षत्र तो पूरे आ सकते हैं, और जो जगह बचती है उसमें तीसरे नक्षत्र का चौथा हिस्सा आ सकता है। क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे ना, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट बनता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके अंदर 4 हिस्से हो सकते हैं। एक नक्षत्र को आगे 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम नक्षत्र के चरण बोल देते हैं, पद बोल देते हैं। तो ये देखो, ये इस तरह से डिवीजन किया जाता है नक्षत्र राशियों का आगे। ये डायग्राम से आपको पता लगेगा। ये जो पहली राशि थी मेष राशि, एरिस, इसके अंदर 2.25 नक्षत्र आ सकते हैं। 2.25 नक्षत्र, एक 30 डिग्री की राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ सकते हैं। अब अपने मेष राशि की बात करते हैं, एरिस की बात करते हैं। तो मेष राशि को पहली राशि बोला जाता है, और 0 से 360 डिग्री का जब चक्कर घुमाएंगे, तो पहले जो 30 डिग्री होते हैं वो मेष राशि को मिलते होते हैं। तो 0 से लेकर और जो 30 डिग्री हुआ, वो हो गया मेष राशि, जिसमें से 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक पहला नक्षत्र पूरा आ जाएगा।
जिसको नाम दिया गया अश्विनी नक्षत्र। कहने का मतलब ये हो गया कि पहली राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर, एक नक्षत्र पूरा आ गया अश्विनी नक्षत्र, और एक नक्षत्र का जो साइज होता है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट पे पहला नक्षत्र एरीज में आ गया। अब वो जो दूसरा नक्षत्र आएगा, क्योंकि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तो भर गए, 30 डिग्री होती है एक राशि में, जिसमें से 0 से 13 डिग्री 20 मिनट भर गए, तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर अगले 13 डिग्री 20 मिनट यानी 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र आ जाएगा मेष राशि के अंदर। तो ये दोनों नक्षत्र तो पूरे आ गए, अश्विनी और भरणी। यानी मेष राशि के अंदर अगर हमसे पूछे कि कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र, वो भी मेष राशि में आता है, और वो कहां आता है, 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। दूसरा नक्षत्र जो होता है भरणी नक्षत्र, वो भी मेष राशि में आता है, वो आता है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। और जो तीसरा नक्षत्र होता है वो पूरा तो आ नहीं सकता, क्योंकि 30 डिग्री की राशि थी, जिसमें से 26 डिग्री 40 डिग्री तो भर चुके हैं। तो जो 3 डिग्री बच गया, 3 डिग्री 20 मिनट बच गया, कहां से कहां तक, 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक एक ही हिस्सा आएगा कृत्तिका नक्षत्र का मेष राशि में, और बाकी के जो 3 हिस्से बचेंगे वो अगली राशि में चला जाएगा, वृषभ राशि में। तो ये जो है ये यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो। मेष राशि के अंदर अश्विनी के तो चारों के चारों पार्ट आ गए। चारों पार्ट का मतलब होता है 13 डिग्री 20 मिनट। एक पार्ट करोगे 13 डिग्री 20 मिनट का, यानी 4 हिस्सों में बांटोगे तो 3 डिग्री 20 मिनट बनेगा। तो नक्षत्र के चारों पद मेष राशि में आते हैं अश्विनी नक्षत्र के। फिर दूसरे नक्षत्र के चारों पद मेष राशि में आते हैं। और जो तीसरा नक्षत्र होता है कृत्तिका, उसका सिर्फ एक पद ही आ पाता है इसमें, मेष राशि के अंदर। बाकी के जो 3 पद बच गए, यानी 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, वो वृषभ राशि में चले जाते हैं। तो यानी कि वृषभ राशि के अंदर 3 पद आ गए। फिर अगला नक्षत्र जो होगा रोहिणी नक्षत्र, वो भी पूरा का पूरा आ जाएगा टोरस में। फिर अभी टोरस के अंदर जो है ना, कितनी जगह बच गई, 6 डिग्री 40 मिनट बच जाएगा, क्योंकि जब ये भरे जाएंगे ना तो टोरस पूरी की पूरी भर जाएगी। 6 डिग्री 40 मिनट बचेगा टोरस में। तो अगला जो नक्षत्र होगा मृगशिरा, उसके 2 पद आ जाएंगे टोरस के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ कि राशियों को आगे नक्षत्रों में बांटा गया। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो 13 डिग्री 20 मिनट का अगर एक नक्षत्र है और 30 डिग्री की राशि है, तो मैक्सिमम 2.25 नक्षत्र जो हैं वो एक राशि में आ सकते हैं। अब आएंगे कैसे, वो हमारे सामने ये लिखा हुआ कि किसके कौन सा नक्षत्र तो पूरा आ जाएगा, और कौन से नक्षत्र का पहला पार्ट आएगा, कौन से नक्षत्र का दूसरा पार्ट आएगा, और किसी नक्षत्र के 3 पार्ट आएंगे। ये अलग अलग डिग्री डिवीजन जो है ये हमें पता लग रहे हैं। ये यहां से भी पता लग रहे हैं कि कौन से डिग्री पे कितना आ रहा है। जैसे अब मैं बात करता हूं, अपने बात करते हैं, यहां से बात करते हैं। देखो ये ना 1 नंबर नक्षत्र रहेगा हमेशा। ये नक्षत्र के भी नंबर होते हैं, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने को सॉफ्टवेयर बता देते हैं। ये मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूं ना, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर सारा इनबिल्ट अपने को बताता है। बट ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हमें फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब ये जो मूला नक्षत्र आता है, मूला नक्षत्र जो है ना, ये देखो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट में सेजिटेरियस राशि में पूरा चला जाएगा। फिर पूर्वाषाढ़ा भी जो है ना, ये भी पूरा नक्षत्र चला जाएगा सेजिटेरियस में। लेकिन जो उत्तराषाढ़ा है, इसका सिर्फ पहला हिस्सा जाएगा सेजिटेरियस में, बाकी 3 हिस्से जाएंगे कैप्रिकॉर्न। तो इस तरह से ना ये 27 नक्षत्र बनते हैं 12 राशियों के अंदर। और कौन सा नक्षत्र कितनी डिग्री में कौन सी राशि में होता है वो अपने को सॉफ्टवेयर भी बताएगा, और इस टेबल से भी हमें पता लग रहा है। पहले हमने पढ़ा था कि इन 12 राशियों के जो स्वामी होते हैं वो 7 ग्रह होते हैं। राहु केतु को राशि का स्वामी नहीं बनाया गया, लेकिन जब नक्षत्रों में बांटा गया तो फिर राहु केतु को भी नक्षत्रों का स्वामी बनाया गया। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु को बनाया गया।
जो भरणी नक्षत्र होता है उसका स्वामी शुक्र को बनाया गया है, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सन को बनाया गया है, और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा को बनाया गया है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल को बनाया गया है, और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु को बनाया गया है। इस तरह से ये जो 27 नक्षत्र आ रहे हैं और जो 9 ग्रह हैं उनको तीन तीन नक्षत्रों का मालिक बनाया गया, यानी एक जो प्लैनेट है वो तीन तीन नक्षत्रों का स्वामी होता है। पहले वाले का भी मालिक, पहले नक्षत्र का भी मालिक कौन आ गया? केतु आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से लेके 9 तक तो आ गए, फिर 10वें का मालिक भी कौन आ गया? केतु आ गया, फिर केतु आ गया। तो यानी कि अश्विनी का, मघा का और मूला नक्षत्र का मालिक कौन होता है? केतु होते हैं। यानी एक प्लैनेट जो है वो तीन तीन नक्षत्रों का मालिक होता है। और फिर ये डाइटी आ गया, देवता। ये हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हर नक्षत्र को देवता दिए गए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अपने को बस ये देखना है कि भाई किस डिग्री पे कौन सा नक्षत्र आता है और उसका ओनर कौन होता है। ये आपको सॉफ्टवेयर बताएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये तो लगन चार्ट आ गया। नीचे यहां पे ग्रह दिए गए हैं। अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो सन की बात करो, आप सूर्य की बात करो, ये आपको ये बता रहा है कि इस कुंडली के अंदर जो सूर्य है वो कौन सी राशि में बैठा है? कैंसर यानी कर्क राशि में बैठा है। ये देखो, ये बैठा सन। स्क्रीन शेयर करिए ना। स्क्रीन शेयर हो नहीं रही क्या? एक मिनट। स्क्रीन शेयर थी सर, मैं तो देख पा रहा था। एक मिनट, दोबारा कर देता हूँ। हाँ अभी आ रहा है सर। हाँ, देखिए सन जो है ना, ये बता रहा है कि कैंसर राशि में बैठा है। ये 4 नंबर राशि जो होती है कैंसर राशि होती है। अब अपने को ये देखना है कि कैंसर राशि के अंदर जो सन है वो किस डिग्री में बैठा है और उस डिग्री में नक्षत्र कौन सा आएगा। यानी कि अब हम ये बोलेंगे कि कैंसर में तो सन बैठा है, लेकिन किस नक्षत्र में सन बैठा है वो भी हमें पता चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बता रहा है कि सूर्य जो है 4 नंबर राशि में बैठा है, और सूर्य जब 4 नंबर राशि में गया होगा तो वहां से अब तक ये 8 डिग्री 49 मिनट और 50 सेकंड चल चुका है। ये देखो, ये 4 नंबर राशि है, जब सन यहां एंटर हुआ है तो ये पूरी राशि 30 डिग्री की है। ये हमें ये बता रहा है कि जो सन है ना, करंट में 26 जुलाई 2015 को 10 बजे तक सन कितना चल चुका है? 8 डिग्री 49 मिनट चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 8 डिग्री 49 मिनट 50 सेकेंड। हमें यहां से ये तो पता लग गया कि भाई सन जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठा है, कैंसर साइन में बैठा है, 8 डिग्री चल चुका है। अब ये नक्षत्र कौन सा है जिसपे सन पहुंच चुका है? तो अपने को कर्क राशि का पता लग गया। तो अब हम देखेंगे कि 8 डिग्री 49 मिनट में कैंसर के अंदर कौन सा नक्षत्र होता है, तो वो हमें यहां से पता लग जाएगा। ये देखो, ये कैंसर आ गया, ये रहा, ये कैंसर लिखा हुआ है। अब कोई भी प्लैनेट अगर कैंसर के अंदर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर बैठा होगा तो ये बोलेंगे कि भाई वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है। और कोई भी प्लैनेट कैंसर के अंदर अगर 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के अंदर बैठा होगा तो बोलेंगे कि भाई वो पुष्य नक्षत्र में बैठा है। तो अभी जो सन था वो 8 डिग्री कुछ बैठा था कैंसर में, तो ये देखो 3 डिग्री 20 मिनट और 16 डिग्री के बीच में ही आएगा 8 डिग्री। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो सन है वो कैंसर साइन में बैठा है और पुष्य नक्षत्र में बैठा है। तो अगर आप देखोगे यहां पे ये सॉफ्टवेयर भी बताता है, ये लिखा पुष्य, यानी
सन की जो डिग्री है वो चंद्रमा के राशि में तो है, चंद्रमा की राशि 30 डिग्री की है, सारी राशियां 30 डिग्री की होती है, बट सूर्य जो है इस राशि के अंदर 8 डिग्री चल चुका है। इसका मतलब वो पुष्य नक्षत्र में पहुंच चुका है, और फिर अब पुष्य नक्षत्र में जब पहुंचा है उसके कौन से पद में पहुंचा है तो यह भी हमें पता होना चाहिए। एक नक्षत्र जो होता है वो हमें पता है 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। इसके 4 टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा आएगा 3 डिग्री 20 मिनट का। तो अब आप यहां भी देख लो वापिस, ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली टेबल के अंदर ये देखो, पुष्य नक्षत्र के चारों पद कैंसर में आते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। और अब आप देखो, अगर पुष्य नक्षत्र कहां गया, ये रहा, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर और 16 डिग्री 40 मिनट तक, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट हो गया ये टोटल, वो पुष्य नक्षत्र का है। तो 3 डिग्री 20 से लेकर और 6 डिग्री 40 तक पहला पद बनता है। तो अगर सूर्य जो है उसकी डिग्री होती 6 डिग्री 40 मिनट के अंदर अंदर, तो ये बोलते कि सूर्य पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में बैठा है। अब 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर अगले 3 डिग्री 20 मिनट तक, यानी 10 डिग्री तक अगर सूर्य की डिग्री आ रही है तो बोलेंगे कि पुष्य के दूसरे पद में आ गया वो। तो यही सॉफ्टवेयर में हमें बता रहा है। सन की डिग्री 8 डिग्री है, देखो 6 डिग्री 40 मिनट से आगे चलेगी तो पुष्य नक्षत्र का दूसरा चरण होता है, इसलिए हमें बता रहा है कि ये दूसरे चरण में बैठा है पुष्य नक्षत्र पे। तो अब पुष्य नक्षत्र होता किसका है ये भी अपने को पता होना चाहिए, ये भी सॉफ्टवेयर भी बता देगा और यहां पे भी पता लगता है। देखो पुष्य नक्षत्र जो है, आप देखोगे क्या हो गया, पुष्य नक्षत्र जो है ना, इसका मालिक देखो कौन होता है, ये आगे मालिक भी लिखा हुआ है, ये रहा, पुष्य नक्षत्र का मालिक होता है शनि, सैटर्न। अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, अब इसको इंटरप्रेट ऐसे किया जाएगा, अगर आपसे पूछे कि सूर्य की स्थिति बताइए तो आप ये बोलेंगे कि जो सूर्य हैं वो चंद्रमा की घर में बैठे हैं, यानी चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का होता है, इसका मतलब अब इसको ऐसे बोलोगे आप, सूर्य चंद्रमा की राशि में और शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। और नीचे आपको ये सॉफ्टवेयर भी बताता है, ये देखो, साइन तो कौन है, कैंसर, तो जो साइन लॉर्ड है यानी राशि का मालिक है, कैंसर का मालिक कौन होता है, मून। तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका मालिक चंद्रमा है, तो सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा है। फिर आपको सॉफ्टवेयर ये भी बता रहा है ये पुष्य नक्षत्र में बैठा है, और नक्षत्र लॉर्ड कौन है, यानी नक्षत्र का मालिक कौन है, शनि है। तो अब अपनी ये बोलेंगे सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी सूर्य का राशि लोड तो चंद्रमा हो गया और नक्षत्र लोड शनि हो गया। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। इतना जो है ना, ये तो वैदिक ज्योतिष के अंदर और पराशरी ज्योतिष के अंदर यूज किया जाता रहा है नक्षत्र तक। अब कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, कृष्णमूर्ति जी ने इस नक्षत्र को भी आगे बांट दिया सब लोड में। ये जो आपको सब लोड दिख रहा है, ये सारा जो सब लोड है ये केपी का बेस है, यानी ये सारी की सारी जो केपी है, कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो सब लोड के बेस पे आधारित है। इसमें क्या किया जाता है, नक्षत्रों को आगे सब लोड में डिवाइड किया जाता है, जिससे और ज्यादा हम डेप्थ तक जा पाए। कि अभी हम ये बोल रहे थे सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा है, शनि के नक्षत्र में बैठा है। अब हम ये बोलेंगे सूर्य चंद्रमा की राशि में भी बैठा है, शनि के नक्षत्र में भी बैठा है, और शुक्र के उप नक्षत्र में बैठा है। क्योंकि जिस डिग्री पे ये बैठा है उस डिग्री पे जब नक्षत्र को आगे तोड़ा जाएगा तो जो सबलोड आएगा वो शुक्र का आएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। तो ये सबलोड कैसे आ रहा है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जो बिगिनर हैं। ये जो सबलोड का कंसेप्ट है इसको कृष्णमूर्ति जी ने लिया और आगे इसके बेस पे उन्होंने
थोड़ी रिसर्च की और फिर कृष्णमूर्ति पद्धति का निर्माण किया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है सब लोड का? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम केपी पढ़ेंगे आगे पूरी डिटेल में, तो केपी के अंदर एक बहुत ही मतलब जबरदस्त कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं होरारी। होरारी यानी प्रश्न ज्योतिष। अब प्रश्न ज्योतिष क्या चीज है? प्रश्न ज्योतिष का मतलब होता है कि कुछ बातें जो कुंडली को देख के नहीं बताई जा सकती। जैसे मान लीजिए अब आपकी तो कुंडली आपके पास है, आपने लगा ली, या अब आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यार मेरे को ना इंटरव्यू देने जाना है, उस इंटरव्यू में मेरा क्या होगा? या फिर आपका मान लीजिए कि फैमिली मेंबर कोई है, वो आज आपके घर में आने वाला है, आपको इतना पता है कि वो आज आएगा, दोपहर को भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। अब ये पता करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट किस टाइम पे मेरे घर पे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 3:30 आएंगे, 4 बजे आएंगे। तो वो प्रश्न कुंडली से आप उसका आंसर दे सकते हो कि मेरे घर में जो गेस्ट आ रहे हैं वो कितने बजे मेरे घर पे आएंगे, या फिर उनका आना डिले तो नहीं हो जाएगा या कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। वो आप प्रश्न कुंडली से निकाल सकते हो। या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे अब लाइट चलेगी मान लो, और आपको बहुत इमरजेंसी है कि यार लाइट कब आएगी, कट लग गया, तो लाइट कब आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितने बजे आएगी, उस प्रश्न का जवाब भी आप प्रश्न ज्योतिष से दे सकते हैं। या फिर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया का मैच चल रहा है, किसी के साथ पाकिस्तान के साथ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, आप ये देखना चाहते हो कि आज इंडिया जीतेगी या हारेगी, या दो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का मैच चल रहा है, उनमें से कौन जीतेगा या कौन हारेगा, वो भी आप प्रश्न ज्योतिष से निकाल सकते हैं। या फिर अब किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, कोई आपने स्टॉक ले लिया, यार ये स्टॉक है, इस पे आपने मान लीजिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अब आपको असमंजस की स्थिति आ रही है कि यार कोई न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, तो इस स्टॉक के अंदर मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए या इसको होल्ड रखना चाहिए, तो वो आप प्रश्न ज्योतिष से निकाल सकते हैं। या फिर जो चीजें बर्थ डिटेल देके बताई जा सकती हैं लेकिन बर्थ डिटेल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरी बर्थ डिटेल क्या है, या फिर बर्थ डिटेल पता है पर आपको टाइम नहीं पता बर्थ का, तो अब आपको कोई क्वेश्चन है कि भाई मेरे मतलब मेरा ब्रदर है, उसकी शादी करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास बर्थ डिटेल नहीं है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्रदर की शादी कब होगी, तो वो आप निकाल सकते हो। या फिर मेरा ब्रदर जो है वो फॉरेन गया हुआ है, वो वापस कब आएगा, या मेरा वीजा लगा हुआ है, वो वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, अगर बर्थ डिटेल है तो उससे भी पता लग जाएगा, और नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली से भी पता कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप एक बर्थ डिटेल देके नहीं बता सकते, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चंस का आंसर जो है ना, वो आप सब लोड की हेल्प से, प्रश्न ज्योतिष की हेल्प से निकाल सकते हैं केपी के अंदर। तो ओवरऑल ये कृष्ण मूर्ति जो एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये आपका पिन पॉइंट जो है टाइमिंग निकाल के देती है कि भाई कोई घटना जो है वो पहली बात तो घटेगी या नहीं घटेगी, और अगर घटेगी तो किस ईयर में, किस मंथ में घटेगी, या किस डेट में घटेगी, वो डेट तक भी आप पहुंच सकते हैं। उसके लिए फिर प्रैक्टिस जो है वो उस लेवल की अपने को करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा जो केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, ये पूरा का पूरा जो है 3 से 4 मंथ का रहेगा, और 3 मंथ तक जो है हम सारा इसको कवर करेंगे। प्लस उसके बाद फिर बीच बीच में भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, आपके हॉरोस्कोप पे भी चलेगी और दूसरे हॉरोस्कोप्स पे भी चलेगी। तो अपने को लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैसे कैसे स्टडी करना है, चाहे फर्स्ट हाउस का इवेंट हो, सेकंड का हो, 12th का हो, 7th का हो, 8th का हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक था, हालांकि सब लोड वाला तो स्टार्ट नहीं हो पाया बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, बट मैं एक और डेमो दे दूंगा आपको। तो ये क्लास भी आप ज्वाइन आपने की है, इसको भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और एक क्लास जो सब लोड वाली है वो भी मैं आपको एक और डेमो दे दूंगा ताकि आपको सब लोड का भी पता लगे। ये एक्चुअली में डेमो क्लास नहीं है, ये फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। तो ये सिर्फ कंटिन्यू जो करेंगे
इसी के आगे से हम पढ़ेंगे। अब आप अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी विशाल जी पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। एक सिर्फ केपी सिखाओगे क्या आप? नहीं देखिए एक्चुअली क्या है ना, कोर्स जो है वो अलग अलग हैं, 4-5 कोर्सेज हैं। अभी आज की जो क्लास थी वो केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थी। अगर आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो उसके अंदर केपी का जो जितना पोर्शन रिक्वायरमेंट होगा, पूरी तो नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड केपी होगी वो पढ़ेंगे, प्लस पराशरी ज्योतिष भी पढ़ेंगे, भृगु नंदी नाड़ी भी पढ़ेंगे और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्वतोभद्र चक्र और कोटा चक्र को कैसे यूज करना है वो भी पढ़ेंगे। वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला अलग कोर्स है। सिर्फ केपी सीखना था। हाँ केपी का पूरा रहेगा अलग सेशन, वो भी चलेगा सर। ओके।